हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए सबसे खतरनाक पेपर होगा और सबसे अलग क्वेश्चनों का पेपर होगा, क्योंकि साथ ही इस टाइम आपके एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और सीजीएल का पेपर तो एनालिसिस नहीं करा सकते हैं, लेकिन साथ ही स्टूडेंट के द्वारा कुछ रिव्यू मिल रहे हैं कि सीजीएल में जो 4 विषय हैं आपके जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं नई वेंडर। तो अब साथ ही सीजीएल के बाद आपका एमटीएस का बारी है। तो स्टूडेंट ने कुछ बताया है, रिव्यू दिया है कि एमटीएस हवलदार में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथ ही उन्हीं के आधार पर इस पेपर को हमने आपके लिए तैयार किया है, यानी सबसे अलग क्वेश्चनों का पेपर ये होगा आपके लिए। यदि साथ ही आप इन 55 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के देखने को मिलेगा आपकी शिफ्ट में। तो भाई कम से कम साथ ही 55 क्वेश्चन तो हल करेगा और ट्राई करेगा 45 क्वेश्चन ठीक करने का। इसमें साथ ही हम लोग चारों विषय के सवाल देखेंगे। जो आपका 4 विषय है, खासकर आपका 2 मेन विषय होता है एमटीएस हवलदार का, एक जीके होता है, एक इंग्लिश होता है। तो इसमें हम लोग जीके इंग्लिश के साथ साथ मैथ रीजनिंग के भी सवाल देखेंगे। तो भाई आपका पेपर ऐसा होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हल कर लिए और अपनी तैयारी के साथ ही अभी तुरंत सख्त मजबूत बनाइए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं और अपनी तैयारी को अभी तुरंत और भी अच्छी तरीके से स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि साथ ही सीजीएल के बाद एमटीएस की बारी है। तुरंत आपका एग्जाम होगा, थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम यानी 4 महीने में बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करना है। रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है और भी एग्जाम बाकी हैं। ओके साथी, तो 4 महीने में समझिए लगातार आपका पेपर होगा। तो इसके लिए भाई अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करने की आवश्यकता है। अभी से तुरंत अभी अपनी सारे क्वेश्चन को आप तैयार करिए। ओके, तो चलिए भाई इस पेपर को हल करते हैं। तो एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर। ठीक है मेरे दोस्त, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। इसमें साथ ही करंट अफेयर की भी सवाल ऐड किया गया है। ऐसा नहीं केवल जीके, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी नहीं, साथ ही इसमें करंट अफेयर के सवाल भी ऐड किया गया है। तो पहला प्रश्न देखिए, आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? बताइए साथी, आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा पी सुब्बा राव को। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो साथी याद रखिएगा अनुच्छेद 15 है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? तो साथी याद रखिएगा अनुसूचित जनसंख्या शून्य पंजाब राज्य में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? बताइए साथी, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो साथी याद रखिएगा 1982 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। बास्केटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है? बताइए, बास्केटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है? तो साथी याद रखिएगा 5 खिलाड़ियों की। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा टेनिस से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय किस स्थान पर स्थित है? बताइए साथी, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये किस स्थान पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को।
भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? बताइए साथी, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो साथी याद रखिएगा गोदावरी नदी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। यह त्यौहार संबलपुर पश्चिम उड़ीसा का है जहां नई फसल की उपज की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न मनाते हैं। बताइए साथी, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो आप देख सकते हैं साथी। यदि आप प्रीवियस ईयर का सवाल लगाया होगा तो आपको मालूम होगा साथी कि कैसे कैसे 3-3 4-4 लाइन में सवाल पूछे जाते हैं। ओके, बताइए साथी, यह त्यौहार संबलपुर यानी पश्चिम उड़ीसा का है जहां नई फसल की उपज की पूजा भी की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का जो पहला चावल है उसे खाने का जश्न भी मनाते हैं। बताइए वो कौन सा त्यौहार है? तो साथ ही याद रखिएगा नुआखाई है। कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा छऊ नृत्य है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। अनुपमा भागवत किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? बताइए साथी, अनुपमा भागवत ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो साथी याद रखिएगा सितार से जुड़ी हुई हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए साथी, इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली तो केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बचा कौन सा? कथक, तो ये यूपी का हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिए ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बताइए दोस्त, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने स्टार्ट किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। इस क्लास को आप एज अ टेस्ट भी लेंगे क्योंकि आज संडे है भाई, तो संडे का आप सभी का सुबह टेस्ट होता है, तो इसलिए मैं आपके लिए खतरनाक पेपर तैयार कर दिया भाई। इसलिए मेरे दोस्त इस पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट वॉच करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों भाई सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि इस बार निकले हैं आपके एक सीट के लिए और एक लाइक के लिए, तो लाइक तो सभी कर देते हैं भाई। ओके, देखिए निम्न में से किसे भारत में एक फसल के तौर पे वर्गीकृत नहीं किया गया है? बताइए साथी, भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। जैसे साथी जायद को देखिए वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग महीनों में होता है, खरीफ भी साथी अलग होता है, रबी भी होता है, लेकिन निशा को भी वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथी, श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो सर जी धौलागिरी को। डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? बताइए साथी, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो साथी याद रखिए कपास की। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? बताइए साथी, एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था?
तो साथ ही याद रखिएगा पल्लव वंश द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 20 को। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो साथ ही याद रखिएगा रांची में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो साथ ही याद रखिएगा जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, बताइए साथी। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो साथ ही याद रखिएगा 2013 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू की है, बताइए साथी। किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू की है, तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, बताइए साथी। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो साथ ही याद रखिएगा 2020-21 से स्टार्ट हुई है स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, बताइए साथी। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो साथ ही याद रखिएगा कांडला का, जो कि गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई, बताइए साथी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई, तो साथ ही याद रखिएगा हुमायूं की। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ, बताइए दोस्त। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था, यानी किस वर्ष में हुआ था, तो साथ ही याद रखिएगा 1989 में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है, बताइए साथी। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है, तो साथ याद रखिएगा मालदीव है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए साथी। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो सर जी 18 दिसंबर को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 कॉल करिए। जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, बताइए साथी। जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो साथी याद रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है जीएसटी परिषद का हेडक्वार्टर, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए साथी। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो साथी याद रखिएगा 2019 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो साथी इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए, तुरंत बताइए भाई। इंग्लिश के सवाल है, इंग्लिश के तो अब आप इतना प्रैक्टिस कर लिए कि आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा। बताइए जैसे परसिव, मतलब साथी परसिव का मतलब क्या होता है, अनुभव होता है, तो स्पेलिंग भी चेक करते रहिएगा भाई। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद वंसद तो देखे होंगे जानते होंगे, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग यहाँ आप देखिए PRL के बाद I A को छोड़ दिया है,
एक को छोड़ा है, क्या होता है? PARLIAMENT होता है, पार्लियामेंट मतलब संसद। पास्ट टाइम मतलब साथी क्या होता है? पास्ट टाइम मतलब होता है मेरे दोस्त मनोरंजन। क्या होता है मेरे दोस्त? मनोरंजन होता है। और परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? दृढ़ता होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? दृढ़ता होता है। भाई स्पेलिंग इसका चेक कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे PERSEVERA होता है मेरे दोस्त। कभी कभी ई देकर आपसे पूछ देता है, तो याद रखिए RANCE होता है, ध्यान से। तो इनमें से कौन इनकरेक्ट था भाई? बी ऑप्शन, पार्लियामेंट का स्पेलिंग। ओके, तो यहाँ से बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए, हेड इन द क्लाउड्स, इसका मतलब साथी इस साल का परफेक्ट आंसर दिए। जो भाई असली दुनिया से ना व्यवहारिक न होना, असली दुनिया से व्यवहारिक न होना, यानी साथी वो क्या हो जाएगा? इस साल का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? असली दुनिया से दूर व्यवहारिक न होना। इसका मतलब भाई बीइंग इन द क्लाउड, यानी बादलों में रहना। उनको हम क्या बोलेंगे भाई? बादलों में रहना। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो हेड इन द क्लाउड्स का जो इडियम होगा वो बीइंग इन द क्लाउड्स होगा। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जुरिसडिक्शन का सिनोनिम्स बताइए, यानी पर्यायवाची शब्द बताइए साथी। भाई जैसे जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? शासन क्षेत्र होता है ना मेरे दोस्त? शासन क्षेत्र होता है, या आप बोल सकते हैं साथी अधिकार होता है भाई। तो जस्ट इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? गवर्नेंस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्योंकि शासन गवर्नेंस लगाती है। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है साथी? अभिव्यक्ति होता है। एक्सप्रेशन मतलब मेरे दोस्त अभिव्यक्ति होता है। वायलेशन का मतलब क्या होता है भाई? उल्लंघन। वायलेशन का मतलब दोस्त क्या होता है? उल्लंघन होता है साथी। और डिसेंट मतलब बिल्कुल वंश। तो इस सवाल का मेरे दोस्त ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जुरिसडिक्शन का जो सिनोनिम्स होगा वो गवर्नेंस हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक मीनिंगफुली। चलिए, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी साथी बताइए उसका एक प्रभावशाली छात्र है, यानी सन होगा भाई। मीनिंगफुली बोल दिया है, यानी साथी देखिए हिज सन, राइट स्पेलिंग होता है भाई सन का SON, यानी साथी हिज सन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी उसका बेटा एक प्रभावशाली छात्रा है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी? किसी प्रकार का दिक्कत? सुनेता होगा नहीं भाई, सन तो होगा नहीं भाई, सूरज तो होगा नहीं, सोने तो होगा नहीं, सन होगा बेटा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी साथ यहाँ पे सेंटेंस दिया, आपको एक शब्द में बताना है। चलिए बताइए। अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क, यानी एक पर्सन है जो ट्रैवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और लेकिन वो काम के लिए भाई, इसलिए स्पेशली फॉर वर्क, यानी स्पेशल तौर पे, यानी मुख्य रूप से काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहलता है, जो जगह जगह घूमता है, उसे हम क्या बोलेंगे साथी? वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है साथी? आवारा होता है। आवारा तो होगा नहीं भाई, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, मुख्य रूप से कोई किसी काम ही के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं कि घूम रहा है। नॉमेड मतलब साथी क्या होता है? खाना बदोश होते हैं, है ना साथी, जिनके पास घर वर नहीं रहता है, वो कहीं डेरा डंडा बनाकर अपना रह लेते हैं। उनको बस मकसद है एक दिन काम करना, उसी दिन का अपना गुजारा बसर करना होता है। ओके मेरे दोस्त। और पिलग्रिम का मतलब क्या होता है साथी? तीर्थयात्री। तीर्थयात्री तो होगा नहीं भाई। इट रेंट बोलेंगे क्या साथी? भ्रमणशील बोलेंगे क्या साथी? भ्रमणशील बोलेंगे भाई। इसका राइट स्पेलिंग चेक कर लीजिए भाई, ITINERENT होगा मेरे दोस्त। इटिनरेंट होगा भाई, भ्रमणशील बोलते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो जगह जगह घूमता है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बताइए साथ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? फटाफट बताइए सॉल्व का बिल्कुल परफेक्टली आंसर।
कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे दोस्त। अफिलिएट का मतलब क्या होता है? किसी से जुड़ना, बिल्कुल ठीक है। अफ्लिक्शन का मतलब साथी दुख या कष्ट होता है भाई। अफ्लिक्शन का मतलब होता है ना दुख होता है, या मेरे दोस्त कष्ट भी बोल सकते हैं। एंसियस मतलब क्या होता है? चिंतित होता है। एंजाइटी जो हो जाता है मेरे दोस्त यानी चिंतित। ओके। और अप्रेसल मतलब होता है साथी मूल्यांकन, जो हम मूल्यांकन करते हैं साथी। लेकिन साथी उसका जो राइट स्पेलिंग होता है वो ध्यान दीजिएगा साथी, APP होता है मेरे दोस्त, APP होता है, फिर RAI होता है, SAL होता है। अप्रेजल मतलब मूल्यांकन होता है। यानी साथी सॉल्व करना, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट है, APP होता है, नहीं कि साथी सिंगल P। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। देखिए ध्यान से, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए साथी फिल इन द ब्लैंक्स करिए। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट वीक, यानी साथी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। यदि आपका ग्रामर बेसिक भी थोड़ा सा भी क्लियर होगा टेंस वाला तो आप आराम से कर सकते हैं। यानी साथी पिछले सप्ताह उसे नहीं देखा, यानी आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक, है ना साथी, सिंस लास्ट वीक। यानी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द मिलो ट्यून ऑफ द फ्लूट सुथेस्ट मी। बताइए साथी, अंडरलाइन का एंटोनिम बताएं, यानी मिलो का। पीलो नहीं भाई, मिलो। बताइए मिलो मतलब क्या होता है भाई? जो बहुत शांत रहता है, यानी मृदु, मृदु या साथी शांत। चलिए बताइए अब, क्विट स्पेलिंग क्या होता है? क्यूट मतलब साथी शांत होता है। ये जो आपका QUIET दिया, इसके माने क्या होता है? शांत होता है। और साथी हार्श मतलब क्या होता है? कठोर। हार्श मतलब क्या होता है साथी? कठोर होता है। और गोल्डन मतलब साथी क्या होता है? सुनहरा होता है, सुनहरा होता है। और साथी लिरिकल का मतलब क्या होता है साथी? काव्यात्मक होता है, काव्यात्मक होता है। यानी साथी जैसे मिलो का आपका शांत होता है तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कठोर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। चलिए भाई इस सवाल को आप लोग हल करिए। तो द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। बताइए साथी इनमें कौन सा आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है? इंडिया इज नॉट ऑन वॉर विथ पाकिस्तान। चलिए बताइए साथी, जैसे पहले इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग क्या दिया आपका? इंडिया इज नॉट ऑन वॉर विथ पाकिस्तान, यानी साथी भारत पाक के साथ युद्ध पर नहीं है। इसका तो कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध पर नहीं है भाई। जैसे कि आप जानते हैं एट वॉर, जैसे एट वॉर होता है, एक सामान्य ये वर्ड होता है भाई। जैसे कोई वॉर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 8 वॉर होते हैं। एक तो सामान्य वर्ड होता है ना मेरे दोस्त। यानी कि 8 वॉर का मतलब क्या? युद्ध में होना। तो यहाँ पे साथी ध्यान दीजिएगा, देखिए इंडिया इज नॉट ऑन की जगह क्या होने भाई? 8 वॉर विथ पाकिस्तान, यानी साथी भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं है। ये सवाल राइट है भाई, पर नहीं में होना चाहिए, यानी 8 लगना चाहिए भाई यहाँ पे। तो यही आपका सिलेक्ट द ऑप्शन है करेक्टली, यानी 8 होगा भाई। ऑन वॉर की जगह 8 वॉर होगा, 8 पाकिस्तान होगा। तो यहाँ साथी नॉट 8 होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे एक सेकंड भाई, हमें तो करेक्टली रेक्टिफाई क्या है? नॉ ऑन वॉर है तो क्या होगा? नॉट 8 विथ पाकिस्तान होना चाहिए। क्या साथी? नॉट 8 विथ पाकिस्तान होना चाहिए। इंडिया इज नॉट 8 वॉर विथ पाकिस्तानी। सी ऑप्शन देखिए मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल ठीक है। 8 बस एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो यही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 8 पाकिस्तान है, ये गलत हो जाएगा, विथ रहेगा साथी। नॉट 8 वॉर विथ पाकिस्तान, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्लोपी का एंटोनिम बताइए, नहीं विलोम शब्द बताइए। तो साथी स्लोपी का मतलब होता है ना अव्यवस्थित या लापरवाह। क्या साथी? लापरवाह जिसे हम बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अनटीडी का मतलब क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। जो यही इसका क्या है भाई? सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है।
यदि आप सभी से स्लॉपी का सिनोनिम्स पूछ दे, अनटीडी ऑप्शन है तो वो ठीक आंसर हो जाएगा। और ह्यूमिड का मतलब साथी क्या होता है? आर्द्र होता है, गर्मी जिसे हम बोलते हैं भाई। डैशिंग मतलब जोशीला, डैशिंग बंदा जिसे डैशिंग बॉय बोलते हैं, यानी बहुत ही फुर्तीला, फुर्तीला, या साथी आप बोल सकते हैं जोशीला बोल सकते हैं। और रफ का मतलब साथी क्या होता है? खुरदरा होता है। तो हमसे पूछा स्लोपी का जस्ट उल्टा, तो जैसे स्लोपी हमने आपको बताया लापरवाह, तो इसका क्या हो जाएगा? डैशिन हो जाएगा, यानी साथी जोशीला। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सम टाइप्स ऑफ सक ब्लड, यानी साथी कुछ प्रकार के जो रक्त चूसते हैं, कुछ प्रकार के लीच होते हैं जो रक्त क्या करते हैं? वो चूसते हैं। यानी जो LEACH होता है, इसके माने क्या होता है? छानना होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? छानना होता है। लैच का मतलब क्या होता है भाई? ताला लगाना है। LATCH का मतलब साथी ताला लगाना होता है। ठीक है साथी, ये बात ध्यान रखिएगा। और लीच, यही इसका बिल्कुल ठीक स्पेलिंग होता है लीच का, यानी सम टाइप्स ऑफ लीच सक ब्लड, है ना मेरे दोस्त। लीक का मतलब क्या होता है साथी? रिसाव होता है। तो इस सवाल का साथी सी ऑप्शन लीच बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। तो यहाँ साथी मैथ के सवाल है भाई, मैथ के सवाल आप हल करेंगे भाई। यदि आप 12 13 क्वेश्चन जो हम एक क्लास में करा रहे हैं साथी, उसको भी लगातार करते रहना है, तो समझिए आप आराम से मैथ रीजनिंग को पास कर लेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन में से केवल 12 क्वेश्चन आप सभी को करने होंगे। देखिए, 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। साधारण ब्याज हमें हल करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज यानी प्रिंसिपल मूलधन, रेट यानी दर, इनटू टाइम मतलब समय, बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल साथी सबसे अधिक नंबर में 2500, रेट साथी 9% यानी परसेंटेज में, टाइम आपका 3 वर्ष, बटे में मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75, 75 और गुणे 9 कितना होगा? 9 पच्चे 45 का 5 4, 9 सती 63 और 4 67, यानी 675 होगा साथी, यानी ऑप्शन बी होगा या इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए, 120 नोट बुक बेचने पर एक दुकानदार को 40 नोट बुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई 120 नोट बुक बेचने पर एक दुकानदार को ना केवल 40 नोट बुक के विक्रय मूल्य यानी बेचने के मूल्य के बराबर पे लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो जा रहा है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बताइए सदे, इसमें हम बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को समझाएंगे। पहले आप लोग ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सभी का राइट आंसर क्या होगा फटाफट हल करिए साथी। इस सवाल का राइट आंसर, तो साथी मान लीजिए ना कि जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है। एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है। तो इसी प्रकार साथी 120 नोटबुक का कुल विक्रय मूल्य कितना है भाई? 120 रुपया हो जाएगा, है ना साथी, 120 रुपया हो जाएगा। हमने अभी आपको क्या बताया कि एक नोटबुक जो है वो 1 रुपये के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो उसी प्रकार से 120 जो नोटबुक का विक्रय मूल्य होगा वो 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो दुकानदार का जो लाभ है साथी, दुकानदार का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो तो साथी 40 नोटबुक के क्या है? सेलिंग प्राइस की क्या है भाई? सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी साथी कितने हो जाएगा? 40 रुपया हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाए ना भाई, एक नोट जो है, एक नोटबुक जो वो 1 रुपये के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसी प्रकार साथी 120 नोट का जो कुल विक्रय मूल्य होगा वो 120 रुपया होगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो उसी प्रकार साथी दुकानदार का जो लाभ हो रहा है वो 40 नोटबुक के भाई सेलिंग प्राइस की यानी विक्रय मूल्य के बराबर ही तो हो रहा है, यानी 40 रुपया के बराबर हो रहा है। तो उसी प्रकार साथी दुकानदार का पहले कास्ट प्राइस निकाल लीजिए भाई, है ना साथी। दुकानदार का जो कास्ट प्राइस क्या होगा? CP बराबर क्या होता है? SP माइनस P हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस बराबर माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्त? 120 है, माइनस उसको प्रॉफिट कितना होता है? 40 हो रहा है, यानी साथी किसके बराबर हो जाएगा? 80 रुपये के बराबर हो जाएगा, 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया भाई, कास्ट प्राइस 80 रुपये हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट हमेशा किस पे निकला? क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस पे इंटू 100 हो जाएगा।
प्रॉफिट कितना हो, अभी हमने निकाला है 40 और कास्ट प्राइस कितना है 80 इंटू 100, 40 से कम 40, 40 गुना 80, 50% के बराबर होगा। यानी साथियों इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा 50% के बराबर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक आप सभी को हल करने में? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? चलिए साथी सॉल्व राइट आंसर दीजिए। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। बताइए प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ होता है, वो फॉर्मूला बताइए। तो सर जी n+1/2, n की जगह 40 रख दीजिए +1 कर दीजिए, यानी साथी 41 का आधा कितना होगा 41 का आधा 20.5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए 45 का मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भाई गोलाकार बर्तन पृष्ठीय दिया, उसमें रेडियस आएगा। तो जब साथी व्यास दिया है यानी डायमीटर आप सभी को दिया 42, तो तुरंत हम आर निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, यानी डायमीटर अपन 2 होता है। डी आपका 42 दे रखा है और यहाँ पे 2 आधा हो जाएगा, यानी साथी 21 हो, यानी यहाँ से रेडियस हमारा 21 निकल चुका है। अब हम लोग आगे सॉल्व बढ़ेंगे, यानी हमारा जो त्रिज्या वो साथी 21 मिल चुका है, क्योंकि देखिए डायमीटर 42 दिया है यानी व्यास आपका 42 दिया है। हाँ, और फार्मूला यदि साथी आप फार्मूला लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई 4πr² होता है। क्या होता है 4πr²। देखिए 4 × पाई का मान तो आप रख देंगे 22/7, लेकिन आर कहाँ से लाएंगे, आर तो हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी तो आर हमने निकाला भाई, जैसे आपका डायमीटर यानी व्यास आपका 42 दिया है, तो जानते हैं साथी आर बने यानी रेडियस बराबर क्या होता है d/2 होता है, d/2 होता है। तो d ऑलरेडी साथी 42 दिया है, बटे में 2 कर दीजिए, तो इसका 42 का आधा कितना होता है साढ़े आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या हमारा 21 निकल गया, यानी रेडियस 21 निकल चुका है। अब तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 4πr²। 4 पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए। आर अभी साथी हमने 42 का आधा किया, तो r² यानी डबल 21 हो जाएगा। 7 × 21, 22 × 88 इंटू 21 × 63 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। बताइए साथी कितना आंसर आएगा 3 × 8 = 24, यानी साथी सबसे अधिक नंबर देखिए 5544 यानी डी ऑप्शन। तो इस सवाल का साथी राइट आंसर क्या होगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे इस सवाल को आप लोग हल करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए यदि a/b 7/9 है और b/c बराबर 5/6 है, तो c और a का क्रमशः अनुपात ज्ञात करिए। यानी साथी आप सभी से c/a का मान पूछा है ना साथी। जब ABC अनुपात दिया है पूरा, तो आप सबसे पहले a/b/c लिख दीजिए। अब देखिए a/b का मान कितना दिया 7/9 दिया है, b/c का मान कितना दिया साथी 5/6 दिया है। तो आप क्या करें, जैसे c खाली हो जा रहा है यहाँ पे एक 7 खाली, तो इधर 9 को बढ़ा दीजिए, इधर साथी 5 को बढ़ा दीजिए और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7×5 = 35, 9×5 = 45 और 6×9 = 54। तो साथी हमसे c और a का पूछा, यानी c/a। देखिए c का वैल्यू यहाँ से 54 उठा लीजिए और a का यहाँ से साथी 35 उठा लीजिए। तो c और a का अनुपात कितना होगा 54:35 होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इस सवाल को हल करें में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। देखिए अरविंद ने RS 450 में किताब खरीदी और उसे RS 500 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है? भाई आप एक सामान 450 में खरीद रहे हैं और उसे घर जाके 500 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो आपके यहाँ पे तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ किससे हुआ है? इससे 450 से हुआ है। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 × 9 = 45। तो साथी 100/9 किसका वैल्यू होता है, कोई बता सकता है? 1199, यानी 11 सही 1/9%। क्यों साथी 11 सही 1/9%, यानी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा 11 सही 1/9%। हमारा साथी सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। बताइए दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। देखिए साथी, यहाँ पे कथन दिया सभी घोड़े क्या हैं, गधे हैं। यानी साथी सभी हार्स जो हैं, सभी हार्स क्या है साथी, वो गधे हैं। यानी यच से हार्स, और सभी जो हार्स हैं वो क्या, गधे, यानी डंकी। डंकी मतलब गधा होता है ना साथी। फिर सभी गधे जो हैं, यानी सभी जो गधे हैं, सभी जो गधे हैं वो क्या है साथी, खच्चर हैं। खच्चर को हम के से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी बस आप सभी को कथन बनाना आना चाहिए, बस आपका पूरा सवाल हल हो गया। जैसे देखिए पहला निष्कर्ष क्या निकला है, सभी गधे क्या घोड़े हैं। यानी साथी सभी गधे, यानी साथी सभी डंकी क्या घोड़े हैं भाई? नहीं सर जी, हैं क्या साथी, बताइए है क्या भाई? सभी गधे, यानी साथी सभी गधे, यानी गधे क्या है भाई, डंकी। सभी गधे क्या है साथी, घोड़े हैं क्या? बिल्कुल है भाई, देखिए ना, है ना साथी, बिल्कुल हमें तो लग रहा है भाई, समीकरण तो हमारा सही बना है। बिल्कुल सर जी। फिर देखिए कुछ खच्चर क्या साथी, गधे हैं। कुछ खच्चर क्या साथी, कुछ खच्चर जो हैं वो क्या, गधे हैं। बिल्कुल सर जी, गधे तो हैं भाई, यानी डंकी वाला है शायद पूरा है ये भाई, इसका मतलब हो सकता है। पहला साथी हमको पढ़ना है निष्कर्ष, पहले हम वो निष्कर्ष फिर से एक बार बनाते हैं साथी। जैसे सभी घोड़े जो हैं, यानी सभी हार्स जो हैं वो साथी क्या है, गधे हैं, यानी साथी डंकी हैं, है ना मेरे दोस्त। फिर देखिए सभी जो गधे हैं, यानी साथी जो सभी गधे यानी सभी जो डंकी हैं वो सभी डंकी क्या, खच्चर हैं। तो समीकरण देखिए साथी, निष्कर्ष क्या है, सभी गधे हैं, यानी साथी जो सभी डंकी भाई वो घोड़े हैं। सभी गधे यानी डंकी सभी क्या है, वो घोड़े। बिल्कुल भाई, पहला तो निष्कर्ष ठीक लग रहा है भाई, है ना मेरे दोस्त। क्योंकि देखिए सभी गधे क्या है भाई, यानी सभी डंकी क्या है, घोड़े ही तो हैं भाई, है ना साथी। बिल्कुल ठीक है। फिर साथी कुछ खच्चर क्या, गधे हैं भाई, यानी साथी कुछ खच्चर जो हैं, कुछ खच्चर जो हैं वो क्या है साथी, गधे हैं। बिल्कुल हैं भाई, यानी दोनों यहाँ पे निष्कर्ष हमारा ठीक लग रहा है मेरे दोस्त, है ना साथी। इसका मतलब साथी तीसरा नंबर आना चाहिए। देखिए निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करते हैं, क्या आपके अनुसार साथी यही आ रहा है 3 नंबर? बताइए कमेंट करके, तो आप लोग साथी बताइए फटाफट, कमेंट करके बताइए तुरंत साथी। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 को। देखिए निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। भाई इस बार तो संख्या का समीकरण देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया है, और हमसे डायरेक्ट पूछ दिया कि कौन सा ऐसा नंबर बदलना है। यानी साथी ये सवाल ना आपका ऑप्शन से हल होगा। किससे होगा? ऑप्शन से होगा। हर एक ऑप्शन को उठाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन 2 और 4 है, तो इस समीकरण में साथी 2 की जगह 4 रखेंगे, 4 की जगह 2 रखेंगे, उसका बाद हल करेंगे। यही हमें 46 आंसर लाना पड़ेगा। यानी साथी जैसे हम लोग LHS बराबर RHS करते हैं, सेम टू सेम यही सवाल है। ओके चलिए भाई, तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, 2 और 4 को आपस में बदलते हैं। जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ पे 4 रख देंगे, जहाँ जहाँ 4 होगा वहाँ पे 2 रख देंगे। साइन को नहीं बदलना है, साइन को ऑलरेडी वही रहने देते हैं। देखिए साथी 12 गुणे 2 है तो 2 की जगह 4 रख दीजिए, -6 है गुणे 7 है प्लस 3 है, या फिर यहाँ पे गुणे 5 है गुणे 4 है तो 2 रख दीजिए, फिर प्लस 10 है। ये समीकरण बन चुका है पहले ऑप्शन के अनुसार 2 और 4 के बदलने से। अब इसमें हल किया जाए, जैसे इसमें देखिए भाग करें तो गुणा करेंगे, 12 चौं 48 -6 सते 42 प्लस 3 पचे 15, 3 पचे 15 दूना 30, डायरेक्ट 30 होगा भाई, 3 पचे 15 दूना 30 होगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई, 30 प्लस 10। देखिए साथी ये प्लस 48 है प्लस 30 प्लस 10, यानी 30 और 10 40, 40 और 48 88, 88 में से साथी 42 को कम करिएगा तो कितना होगा, देखिए 46 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया भाई, पहला ही यानी 2 और 4 को बदलने से हमारा आंसर आ गया, यानी 46 बराबर 46 हो गया। 2 और 4 को इस समीकरण में जो हमने रखा तो साथी हमारा 46 आंसर आ चुका है, यानी 50 का पहला ऑप्शन हमारा मैच कर गया, है ना मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। एक निश्चित कूट भाषा में फाइन को 9 6 3 2 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और लाइन को 2 9 4 6 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस भाषा में यफ के लिए कूट क्या है? चलिए साथी जैसे फाइन है, फाइन में 4 अक्षर है तो 4 अलग अलग कोड दिए गए हैं, 9 6 3 2
और साथी लाइन है LINE, लाइन जैसे साथी 2 9 4 6 है, तो पूछा है केवल यफ का। तो जब साथी सिंगल यफ पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों में कॉमन चेक करेंगे। दोनों पहले क्या यफ है, जो कोड क्या है, जैसे फाइन में देखिए साथी यफ है, लेकिन लाइन में तो यफ है नहीं, इसका मतलब पहला कॉमन वाला हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो सेकंड मेथड क्या इस्तेमाल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस में इस्तेमाल होता है, कोडिंग में। तो कोडिंग में हम एलिमिनेट करेंगे, हर एक नंबर को एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए साथी फाइन में 9 है और लाइन में भी 9 है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। फिर साथी देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है। फिर साथी देखिए 2 इसमें 2 इसमें, और आपको मालूम है कि जिसमें यफ होगा उसी में हमारा आंसर होगा। तो यफ फाइन में है, तो फाइन में केवल देखिए 3 बचा है, तो यफ का कोड क्या होगा, 3 हो जाएगा, जो कि साथी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही एलिमिनेशन मेथड है। यदि साथी कॉमन मिल जाता, जैसे यफ हमसे पूछा था, यदि दोनों में एक कॉमन यफ मिल जाता ना, तो दोनों में कोई ना कोई जो कोड हुआ है नंबर में, इसमें कोई नंबर होता जो कि कॉमन होता, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इस बार कॉमन नहीं दिया भाई, अलग दिया है। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में ट्राई टू एक्ट को ZXMNHO के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और एक्ट योर एज को COMBZX के रूप में कोडबद्ध किया गया जाता है। तो इसी कोड भाषा में एक्ट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो साथ ही इस बार देखिए डायरेक्ट एक्ट का पूछ दिया, सिंगल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे। दोनों में कॉमन चेक करेंगे। जैसे देखिए साथी ट्राई टू एक्ट में भी एक्ट है, और देखिए एक्ट योर एज में भी एक्ट है, यानी साथी दोनों में इस बार हमें कॉमन मिल गया है, यानी जो कोड हुआ है साथी अक्षर, उसमें भी कोई ना कोई कॉमन होगा। देखिए साथी पहला कोड क्या है, ZXMNHO, और देखिए इसमें COMBZX, यानी साथी ZX तो दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, यानी एक्ट का कोड क्या हो, ZX हो जाएगा भाई, यानी ZX देखिए सी ऑप्शन। बस यदि कॉमन मिल गया तो आपका कोड में भी साथी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। तो एक्ट तो दोनों में पहले हमने कॉमन चेक किया, फिर तुरंत कोड में गया, तो दोनों में कोड में भी ZX कॉमन मिल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया मेरे दोस्त। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 11 18 25 32 39। तो साथी देखिए 11 18 25 32 39, देखिए 11 से 18 यानी +7 किया है, 18 से 25 +7 किया है, 25 से 32 +7 किया है, 32 39 +7 किया, तो उसी प्रकार से 39 में 7 को जोड़ दीजिएगा तो 46 बन जाएगा। तो यही हमारा प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह 46, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए साथी। ये सॉल्व 6 व्यक्ति हैं A B C D और F, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी पहले साथी एक वृत्ताकार केंद्र बना लेते हैं, इसमें 6 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जिसको जिसको जहाँ पर बैठाना है, जिस दिशा में, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए साथी E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी A है, तो साथी E और C का निकटतम पड़ोसी ये है, तो E को यहाँ बैठा देते हैं भाई, और C को यहाँ बैठा देते हैं, तो A को यहाँ बैठा देंगे, तभी तो साथी C और E का निकटतम पड़ोसी A होगा। देखिए पहले लाइन में दिया ना कि E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी A है, बिल्कुल पहला लाइन तो हमारा क्लियर हो गया। फिर देखिए साथी दूसरा लाइन, D और C दोनों का निकटतम पड़ोसी B है, यानी साथी D और C दोनों का निकटतम पड़ोसी B है। C तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, C ऑलरेडी बैठा है, तो B को यदि साथी यहाँ बैठा देते हैं और साथी D को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो साथी देखिए D और C का यानी दोनों का निकटतम पड़ोसी B होगा, है ना साथी। तो एक यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे कौन बच रहा है, F बच रहा है साथी, तो F को यहाँ पे बैठा दीजिए, सिंपल सा। सवाल क्या पूछा साथी, निम्नलिखित में से कौन F और A दोनों का निकटतम पड़ोसी, F यहाँ पर है और साथी A यहाँ पे है, तो इनका निकटतम पड़ोसी E है भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत हुआ तो बताइए, इस सॉल्व कॉल करने में आपको कितना आसान तरीके से आप सभी को समझाया भाई। तो इसी बात पे भाई आप लाइक जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। चलिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज के इस खतरनाक पेपर का हल करिए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे
फिश का कोड इतना दिया, रेट्स का कोड इतना दिया, यस का पूछे, सिंगल पूछे, यानी पहले दोनों में कॉमन चेक करिए, दोनों में कॉमन मिल गया तो आपका इस कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा, वही आपका यस का कोड हो जाएगा। तो साथी फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो आप बताइए साथी, आप सभी का टोटल 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा मेरे दोस्त, बताइए। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने पूरे 55 का 55 क्वेश्चन तैयार किया होगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आई होगी, बताइए साथी कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप हर एक क्वेश्चन को तैयार किया होगा और एनालिसिस भी किया होगा और नेगेटिव मार्किंग के साथ आप चले होंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा उसको स्किप भी किए होंगे। तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे और दोपहर 12:30 पे और शाम 6:30 पर होती है। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग सवालों के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो इस क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।